नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा सिंह है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज कायमगंज फर्रुखाबाद में। मेरा आज का लेक्चर का टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें मैं कवर करूँगी कि राष्ट्रीय आय का क्या मीनिंग है, राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं, कितने इसके कंपोनेंट्स हैं और इसको मेजर करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो आते हैं पहले हम इस बात पे कि राष्ट्रीय आय कहते किसे हैं। तो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम ये है कि इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन अ ईयर। मतलब किसी भी राष्ट्र में एक साल के भीतर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं उनकी मार्केट वैल्यू को, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम। अब हमने इस मीनिंग में दो चीज़ें मेंशन हैं। वो पहली चीज़ है कि राष्ट्रीय आय में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए जिसका हम क्या कर सकें? मनी मेजरमेंट कर सकें। और दूसरी चीज़ है कि जो राष्ट्रीय आय है उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, राष्ट्रीय आय को मेजर करने के लिए हम उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को एक ही बार कैलकुलेट करें, एक ही बार काउंट करें, उनको बार बार हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि अभी जो इकोनॉमी है वो मॉनेटरी इकोनॉमी है, जिसे हम मॉडर्न इकोनॉमी भी कहते हैं, जहाँ पे मनी का, हम पैसे का इस्तेमाल किस फॉर्म में करते हैं? तो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वस्तु और सामानों के आदान प्रदान, खरीदने और बेचने के लिए जिसके माध्यम से हम खरीदते या बेचते हैं उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? पैसा कहते हैं। मनी एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें अब चूँकि हम बात राष्ट्रीय आय के लिए कर रहे हैं, तो किसी भी इकोनॉमी में कुछ एजेंट्स होंगे जिनका कुछ पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस होगा कि वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में हम 3 एजेंट को लेते हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, जो जिनका पर्पस होता है कंजम्पशन करना, उपभोग करना, किसका? वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड दूसरा उनका काम होता है सेविंग करना। तो ये पहले एजेंट हो गए हाउस होल्ड। दूसरा एजेंट हो गया हमारा बिजनेस फर्म्स, इंडस्ट्री, बिजनेसेस, जिनका बेसिक पर्पस क्या होता है? प्रोडक्शन करना, किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज का। और उसके लिए, उस प्रोडक्शन को करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, वो प्लांट सेटअप करते हैं, वो नए प्रोजेक्ट करते हैं जिसके लिए वो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो दूसरे एजेंट हमारे हो गए बिजनेस फर्म। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी इकोनॉमी का, वो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करता है? तो गवर्नमेंट भी पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा लगाता है, पैसा खर्च करता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और चूँकि गवर्नमेंट का साथ में ये भी काम होता है, जिस तरह किसी भी पुराना जो सिस्टम था जिसमें राजा होता था, वो टैक्स लगाता था, सेम अब नया कॉन्सेप्ट में क्या है? गवर्नमेंट है जो अपने सिटीज़न, अपने पब्लिक के लिए काम तो करेगा, उसके बदले में कुछ वसूली करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करना और टैक्सेशन करना। हमारा पिक्चर फर्स्ट है, जिसमें कि हमने ये दिखाया कि सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी में कैसे होता है। तो हमने 2 एजेंट लिए हैं। पहला एजेंट है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा एजेंट है हमारा बिजनेस फर्म। तो हाउस होल्ड जो है वो कंजम्पशन करता है, उपभोग करता है किस चीज़ का? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, जिससे वो पैसा खर्च करेगा। और वो किस पे? गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ से? बिजनेस फर्म्स के लिए। और उसके बदले में वो बिजनेस फर्म्स उन्हें क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे। तो ब्लू लाइन दिखा रही है कि हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, उपभोग पे खर्चा किया, जिसके बदले में ब्लैक एरो दिखा रहा है कि बिजनेस फर्म्स ने उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए, वस्तु और सेवाएं उन्हें उपलब्ध कराया।
दूसरा जो हमने फंक्शन बताया हाउस होल्ड का, सेविंग करना, तो वो जो सेविंग करते हैं किसी बैंक में, चाहे वो एफडी के फॉर्म में या शेयर मार्केट में करते हैं या किसी भी फॉर्म में करते हैं, तो वो पैसा अल्टीमेटली जाता कहाँ है? वो फाइनेंशियल मार्केट में जाता है। और फाइनेंशियल मार्केट से वो पैसा किसके पास जाता है? बिजनेस फर्म के पास जाता है। किस फॉर्म में? इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। इट मीन्स कि जो भी बिजनेस मैन होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, अगर उन्हें पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लेते हैं? फाइनेंशियल मार्केट से लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एजेंट आपस में किस तरह से एक इकोनॉमी में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक सिंपल सा सबके दिमाग में है कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या रटा रटाया कंसेप्ट है, लैंड लेबर कैपिटल एंड इंटरप्राइज, जिसको बिजनेसमैन यूज़ करते हैं ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। बदले में लेबर को वेजेस देते हैं, लैंड पे वो रेंट देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, और जो बिजनेसमैन होता है वो किस लिए काम करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। तो अब हम ये बात करेंगे कि आखिर हमने ये 2 एजेंट क्यों एक्सप्लेन किया, इस 2 एजेंट का राष्ट्रीय आय में क्या कंट्रीब्यूशन है। तब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम को हमने इक्वेशन के माध्यम से मैथमेटिकल फॉर्म में वाई के फॉर्म में दर्शाया है। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर हम सिर्फ हाउस होल्ड की बात करते हैं, कि हम हाउस होल्ड सेक्टर की अगर बात करें, तो एक साल के भीतर जितना कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर हुआ है और जितना सेविंग हुई है, उनके सम को हम, उनके योग को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एस फॉर सेविंग, देयरफॉर एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अब तो ये बात हो गई, हमने सिर्फ हाउस होल्ड की बात ली। लेकिन अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, तो बिजनेसमैन को मैंने पहले ही बताया कि बिजनेसमैन भी 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला वो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और दूसरा वो क्या काम करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। तो नेशनल इनकम y इज इक्वल टू सी प्लस आई, सी यहाँ पे है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो सकता है? y माइनस सी मैथमेटिकली। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हाउस होल्ड जितना सेव करेंगे और उसको फाइनेंशियल मार्केट में वो पैसा जाएगा, उतना ही वही पैसा किस फॉर्म में सर्कुलेट होगा? वही पैसा मनी के फॉर्म में सर्कुलेट होगा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, और वो पैसा किसके पास जाएगा? बिजनेसमैन के पास जाएगा। तो एक पूरा एक सर्कल है कि हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसके लिए वो पैसा खर्च करता है, और पैसा जो खर्च करता है उसके बदले में बिजनेस फर्म उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? वस्तुएं और सेवाएं प्रोवाइड करती हैं। फिर दूसरा जो हाउस होल्ड का दूसरा फंक्शन है कि वो सेविंग करता है, अपना कुछ इनकम को वो बचा के रखता है, सेव करता है फ्यूचर के लिए। तो जितना पैसा उसने सेव किया वो सारा पैसा कहाँ चला जाता है? फाइनेंशियल मार्केट में चला जाता है, और वही पैसा वापस किसके पास आता है? बिजनेसमैन के पास आता है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। अब हम तीनों एजेंट को लेते हैं, हाउस होल्ड, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट। हमने हाउस होल्ड की एक्टिविटीज़ की बात कर ली, हमने बिजनेसमैन के फंक्शन एक्टिविटीज़ की बात कर ली। अब हम आते हैं गवर्नमेंट क्या परफॉर्म करता है। तो गवर्नमेंट चूँकि जिस तरह से किसी राज्य का राजा अपने प्रजा के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के वेलफेयर के लिए काम करता है, वही सेम चीज़ गवर्नमेंट करता है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है, जैसे रोड का निर्माण करना, पुल बनाना, डैम्स बनाना, बांध बनाना और सिंचाई पे खर्च करना। इस तरह के तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी इकोनॉमी में खर्च करने के लिए, और उसके बदले में उस चीज़ के बदले में गवर्नमेंट क्या वसूल करता है? गवर्नमेंट टैक्स लेता है। टैक्स किससे लेगा? दोनों से लेगा, हाउस होल्ड से भी लेगा और बिजनेस फर्म से भी लेगा। तो अब इसको हम कैसे नेशनल इनकम के फॉर्म में कैसे मेजर करेंगे? तो नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, नेशनल प्रोडक्ट मीन्स नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो
इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब हम आते हैं, चूँकि हमने पहले ही बताया था कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, जब हम सिर्फ और हाउस होल्ड की बात करते हैं। लेकिन जब हमारे पास गवर्नमेंट भी एक एजेंट के रूप में है और गवर्नमेंट क्या फंक्शन करता है, टैक्सेशन वसूलता है, तब नेशनल इनकम इज इक्वल टू हो गया कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन बता रहा है। अब हम आते हैं कि चूँकि हम एक जगह हमने इक्वेशन बनाया कि चूँकि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट, इट मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स। इसका मतलब हो गया कि कंजम्पशन और कंजम्पशन दोनों इक्वल में अगर कटे तो इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग प्लस टैक्स। इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्सेशन कर दें तो सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट हो जाए। अब उसमें भी जो आउटपुट आया, अगर उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया टैक्सेशन से, तो गवर्नमेंट को क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट डिफिसिट हो जाएगा। गवर्नमेंट के घाटे में जो भी गवर्नमेंट बजट बनाती है उसमें फिजिकल डिफिसिट के फॉर्म में हम इसको परिभाषित करते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, स्लाइड नंबर 10। तो अब हमने, चूँकि हम इतनी चीज़ें जान गए कि नेशनल इनकम कहते कैसे हैं मोटा मोटी, और कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो, चूँकि बात है राष्ट्रीय आय की, आय क्या मतलब है कि मनी, पैसे की बात हो रही है, तो उस पैसे के फ्लो के लिए उस इकोनॉमी में कौन कौन लोग मेजर रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसमें हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, हमारा बिजनेस जो फर्म्स हैं, जितने भी इकोनॉमी में बिजनेस फर्म्स हैं, छोटे बड़े सभी बिजनेस फर्म्स हैं, किसी भी नेचर का, एवरी बिजनेस फर्म, और गवर्नमेंट। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तीनों एज अ एजेंट हैं सर्कुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ इनकम या फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तब हम अब बात करते हैं कि मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। तो अब पहला हमने इसमें 3 मेजर लिया। पहला है सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, मतलब किसी राष्ट्र में एक साल के भीतर, एक पर्टिकुलर ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं उनके मार्केट वैल्यू, उनका सम। दूसरा है सम ऑफ ऑल इनकम्स इन कैश एंड काइंड एक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ ईयर। इसका मतलब है कि जितना भी एक राष्ट्र में एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेमवर्क में जितने भी इनकम्स हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या किसी अन्य फॉर्म में है, इनका सम भी राष्ट्रीय आय कहलाता है। और तीसरा है कि सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, नेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक्सपेंडिचर साइड लिया है जिसमें तीनों रोल हैं, तीनों एजेंट्स हैं। हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। बिजनेसमैन क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। तो ये तीनों के एक्सपेंडिचर का सम ही क्या होता है, राष्ट्रीय आय होती है। तब अब ये इस कंक्लूज़न पे आ गए कि जो राष्ट्रीय आय होती है वही राष्ट्रीय प्रोडक्ट होती है, वही राष्ट्रीय एक्सपेंडिचर होता है, राष्ट्रीय खर्चा होता है। तो तीनों कंसेप्ट सेम है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। अब आते हैं क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं नेशनल इनकम्स के। तो सबसे पहला है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं वो बेसिकली ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब है कि किसी भी राष्ट्र में एक टाइम फ्रेम में, एक पर्टिकुलर समय में, एक निश्चित अवधि के भीतर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं उन्हें प्रोड्यूस्ड किया जाता है, उनका मार्केट वैल्यू हो, उनका सम ही क्या होता है, राष्ट्रीय आय होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब इतनी बार हमने फाइनल गुड्स की बात की है, तो फाइनल गुड्स किसे कहते हैं ये भी तो जान ले। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेस्ड फॉर फाइनल यूज, नॉट फॉर रीसेल और फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब वह गुड्स, वह वस्तु जिनको हम फाइनली हम
क्या किस लिए खरीदते हैं? वो खरीदे ही इसीलिए जाते हैं कि उसको अब हम सिर्फ वो रेडी होते हैं कंजम्पशन के पर्पज़ से। सपोज चॉकलेट है तो चॉकलेट फाइनल गुड्स है कि चॉकलेट बन चुका है फैक्ट्री में, अब उसको हमें कंज्यूम करना है, ठीक है। अब सपोज लकड़ी एक रॉ मटेरियल है, लेकिन लकड़ी से अगर चौकी बन गई, तख्त बन गए या आलमीरा बन गए तो ये फाइनल प्रोडक्ट हैं। इनको हम अपने घरों में हाउस होल्ड अपने अपने तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो ये फाइनल गुड्स हैं जिनको फाइनल यूज़ के लिए किया जाता है, न कि रीसेल पर्पस के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं जीडीपी। इतना हल्ला होता है पार कि जीडीपी लो हो गया, जीडीपी हाई हो गया, जीडीपी ये ऐसे हो गया, जीडीपी फ्लक्चुएट हो रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक कह रही है कि भारत की जीडीपी ऐसी है या इस देश की जीडीपी का ये हाल है। तो ये जीडीपी है क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? तो ये है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब जो देश के भीतर हैं या जो देश के बाहर हैं, लेकिन चूँकि वो देश के बाहर के लोग लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर प्रोड्यूस करते हों। मतलब कोई भी देसी आदमी, भारत का नागरिक या कोई विदेशी नागरिक जो भारत के ही अंदर अगर प्रोडक्शन करता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको एक बार फिर से समझिए कि जो भारत का नागरिक होने, चूँकि हमारे देश में नागरिकता जन्म के आधार पे मिलती है, तो इनकम टैक्स ने कई कैटेगरी बनाए हैं कि जो रेजिडेंट्स हैं वो टेम्पोररी क्या कहते हैं, जो रेजिडेंट्स कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं। तो आप सिंपली ये समझिए कि जो भी भारत का नागरिक है या कोई भी विदेशी जो हमारे देश में व्यापार करता है, दोनों इंसान अगर हमारे देश के भीतर प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी मार्केट वैल्यू का जो सम होता है, sum of the money value of all final goods and services produced by residents as well as non-residents, देसी और विदेशी दोनों, लेकिन होना किस में चाहिए? देश के भीतर, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, मतलब भारत के अंदर, तो उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। अब जीडीपी मार्केट प्राइस, एमपी, यहाँ पे मैं जो एमपी जीडीपी के नीचे मैंने एमपी लिखा होगा या एफसी लिखा है, तो एफसी फैक्टर प्राइस होता है, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब फैक्टर इनकम क्या है? तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है कि द सम ऑफ फैक्टर इनकम सच एज वेजेस एंड सैलरीज मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो लोग किसके लिए काम करते हैं? किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, वो एम्प्लॉय होते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम प्रोफेशन और बिजनेस और क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, इनके फॉर्म में हम बांटते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, उनको उस काम के बदले क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी मिलते हैं। तो फैक्टर इनकम का मतलब है कि सम ऑफ फैक्टर इनकम सच एज वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर इज कॉल्ड डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। इट इंक्लूड फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बोथ बाई रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स वर्किंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब सेम हो गया कि अगर देश के भीतर देश का नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों काम करते हैं और दोनों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, बिजनेसमैन, यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी इनकम जनरेट होती है, तो वो इनकम जनरेट चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, लेकिन देश के भीतर काम करता है, तो जो भी हमने उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने पे जो इनकम जनरेट की, उनके सम को ही हम फैक्टर इनकम्स बोलते हैं। दोनों के सम को, मतलब रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंस दोनों के द्वारा यूज़ किए गए फैक्टर्स पे जनरेटेड इनकम के सम को हम फैक्टर इनकम्स बोलते हैं। अब आते हैं नेट फैक्टर इनकम्स। इट मीन्स
It is the difference between factor incomes received from abroad by normal residents of India for rendering factor services in other countries and the factor income paid to the foreign residents for the factor services rendered by them in the domestic territory of the India. It means भारत के कुछ नागरिक कई अन्य देशों में काम करते हैं, जैसे वो जर्मनी में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, लंदन में काम करते हैं, जापान में काम करते हैं, तो वहाँ उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल और को यूज़ करते हैं और उसके बदले उनके उन फैक्टर्स पे जो उन्होंने इनकम पे किया, ठीक है, और विदेशी नागरिक जो भारत में बिजनेस करते हैं और भारत के फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल को यूज़ करते हैं, तो जो इनकम जनरेट हुई दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड 14 है कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम्स। अब हमने तो मीनिंग पढ़ा कि फैक्टर इनकम किसे कहते हैं और नेट फैक्टर इनकम किसे कहते हैं। तो कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं नेट फैक्टर इनकम्स के? तो पहला है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जैसे रेंट किस पे मिलेगा? लैंड पे, इंटरेस्ट, कैपिटल, और प्रॉफिट किसको मिलता है? बिजनेसमैन जो इंटरप्रेन्योर होता है, और डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है। और तीसरा है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनी वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? तो जो टोटल एक कंपनी ने एक साल के भीतर जो भी लाभ अर्जित किया, उनको कुछ पोर्शन उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दिया, और उसके बाद जो लाभ का कुछ पैसा उन्होंने इन फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बचा के एज अ सेविंग रखा है, उसी पोर्शन को हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, जिसको मतलब लाभ का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर्स में, अंशधारकों में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उन्हें ही रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम के 3 पार्ट्स हो गए। पहला नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट कंपनी वर्किंग इन द फॉरेन कंट्रीज। फिर नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। अब इसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। जो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP पढ़ रहे थे, तो GNP तो था कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। तो अब यहाँ पे है, उसको भी हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब यहाँ पे है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे भी हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, लेकिन ये किस पे है? मार्केट प्राइस पे है। तो NNP एट मार्केट प्राइस क्या है? GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो भी असेट्स, कैपिटल असेट्स जो भी यूज़ होंगे, उन पे जो उनको यूज़ करने के बाद जो उनके वैल्यूज़ में जो डेटोरिएशन हुआ होगा, जो डेटोरिएशन हुए होंगे, उन्हीं को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हम नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब नेक्स्ट कंपोनेंट है राष्ट्रीय आय का नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट FC या नेशनल इनकम। तो ये है इट इज़ द सम ऑफ ऑल इनकम्स earned by resource suppliers for their contribution of land, labor, capital, entrepreneurial ability which go into the year of net production। मतलब कि वो सारे इनकम्स जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे अर्न किए गए हैं, उनके योग को ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। सम ऑफ ऑल इनकम्स अर्न बाय रिसोर्सेज सप्लायर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। लैंड पे क्या मिलेगा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे कहते हैं? NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और टैक्स कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट ही चार्ज करता है, चूँकि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं की गई है। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। एंड नेक्स्ट है, अब चूँकि
पर्सनल इनकम, राष्ट्रीय आय की हम बात कर रहे हैं तो उसमें पर्सनल इनकम भी एक कंपोनेंट है कि पर्सनल इनकम किसे कहते हैं। तो पर्सनल इनकम का मतलब होता है इट इज़ द सम ऑफ ऑल इनकम्स एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। मतलब वो सारे आयों का योग जो किसके द्वारा रिसीव किए गए हैं, इंडिविजुअल्स के द्वारा या हाउस होल्ड सेक्टर्स जो होते हैं इकोनॉमी के, उनके द्वारा जो अर्जित किया गया है उनका सम ही क्या होता है, पर्सनल इनकम होता है। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कारपोरेट इनकम टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कारपोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। ये पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है। और लास्ट कंपोनेंट है डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तो पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कैन आइदर बी कंज्यूम्ड और बी मे बी सेव। तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। चूँकि डिस्पोजेबल इनकम किसकी है, हाउस होल्ड सेक्टर की है, और हाउस होल्ड सेक्टर क्या दो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, तो वो कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन उपभोग करता है वस्तु और सेवाओं का, और दूसरा चीज़ वो क्या करता है, अपने इनकम का कुछ पार्ट सेव करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की हम गणना कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो बेसिकली 3 मेथड्स हैं राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए। एक वैल्यू एडेड मेथड है जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं या आउटपुट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा इनकम मेथड, एंड लास्ट जो थर्ड मेथड है वो एक्सपेंडिचर मेथड है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की। तो अंडर दिस मेथड the economy is divided into different industrial sectors such as agriculture, fishing, mining, construction, manufacturing, trade, commerce, transport, communication etc. means एक इकोनॉमी में अगर हम इंडस्ट्रीज़ को प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं, तो इस तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद जो नेट वैल्यू एडेड मतलब नेट NVA वो किस पे है, एट फैक्टर कॉस्ट बाय ईच प्रोडक्टिव इंटरप्राइज, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री के पार्ट हो, एग्रीकल्चर और फिशिंग माइनिंग से रिलेटेड हो, या सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स हों, या तो ये वो आपके सर्विस इंडस्ट्री के पार्ट्स हों, उनका नेट वैल्यू एडेड जो है बाय ईच प्रोडक्टिव इंडस्ट्री एज वेल एज by each industry and sector is estimated, and value of output of an enterprise is found out by multiplying the physical output with market price of goods and services produced। मतलब हर एक इंडस्ट्री जो किसी भी टाइप्स के हर एक बिजनेस जो किसी भी टाइप के इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट्स हो या सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट्स हो, मतलब चाहे उसका एग्रीकल्चर करना हो, माइनिंग करना हो, या फिर वो होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पार्ट्स हो, तो ये सभी, या कंस्ट्रक्शन या माइनिंग के हों, तो उनके द्वारा जो नेट वैल्यू एडेड है वो भी फैक्टर कॉस्ट पे जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है, तो उनका हम क्या करते हैं, उन्होंने जो फिजिकल आउटपुट, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, उनका हम मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो NVA, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरप्राइज का कैसे कैलकुलेट होता है, तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल इंडस्ट्रीज और सेक्टर टू गेट नेट NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अगर इसमें कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट होगा, NDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये वैल्यू एडेड मेथड है। ये वैल्यू एडेड मेथड बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड हैं कि किसी भी इकोनॉमी के सभी सेक्टर के द्वारा
सभी सेक्टर के सभी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो भी गुड्स एंड फिजिकल गुड्स जो प्रोड्यूस्ड किए गए हैं, फिजिकल आउटपुट जो प्रोड्यूस किए गए हैं, पहले आप उनका नेट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए और उसका मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट कर लीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि आपने जो नेट वैल्यू जो उन्होंने उन इंडस्ट्री ने जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड किए हैं उनका फैक्टर कॉस्ट पे, और उसमें से हमें क्या घटाना है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है और फिक्स्ड कैपिटल पे जो भी कंजम्पशन हुआ है जो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, और जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस उनसे चार्ज हुए हैं, तो इनके डिफरेंसेस को ही हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इनकम मेथड। ये है कि इनकम मेथड के द्वारा हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेशनल इनकम is calculated by adding up rent of land, wages and salary of employees, interest on capital, profits of enterprise and income of self employed। means जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी में काम करते हैं, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी इनकम जनरेट होती है उनके इनकम को सम अप कर दीजिए, योग कर दीजिए, तो ये इनकम मेथड हो गया। और एक्सपेंडिचर मेथड है कि under this method national income is calculated by adding up all expenditure made on goods and services during a year। expenditure can be made by private individual and household, by the government or business enterprise। further people of foreign countries spend on goods and services which a country export to them। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की भी एक्टिविटीज़ होती है कि वो हमारे देश का माल खरीदते हैं, तो उसके लिए भी तो वो खर्च करते हैं। मतलब सबके एक्सपेंडिचर, तीनों जो एजेंट हैं इकोनॉमी के, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो बिजनेस फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, इन तीनों ने जो भी एक्सपेंडिचर किए हैं किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो उनके एक्सपेंडिचर को सम अप कर दीजिए, तो उनके सम को ही क्या कहते हैं, हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। चूँकि अगर हमारे देश की वस्तुएं और सेवाएं किसी दूसरे देश में जा रही हैं, तो हो सकता है कि हम भी किसी दूसरे देश से हम वस्तुएं और सेवाओं खरीदते हों, तो जो हम खरीदते हैं वस्तुएं और सेवाएं किसी और देश से, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। तो मैथमेटिकली जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस ब्रैकेट में एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और अगर कुछ भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो मैं आपका ध्यान अपने स्लाइड नंबर 10 पे करूँगी कि अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूज़न आ रही हो कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का जो वैल्यू एडेड हो, इनकम मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, तो मेरे स्लाइड नंबर 10 में मैंने जो मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम है उसमें मैंने जो पहला सम ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यही चीज़ हमारा वैल्यू एडेड मेथड या हम उसे प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड करते हैं, वही कैलकुलेट करता है। इनकम मेथड्स जो है वो जो भी इनकम्स हैं, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी इनकम जनरेट होते हैं उनके और सभी इनकम के सम को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। और एक्सपेंडिचर चाहे वो हाउस होल्ड के द्वारा होते हों, चाहे वो बिजनेस फर्म्स के द्वारा होते हों, और चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा होते हों, गुड्स और सर्विसेज पे जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उन तीनों एजेंट्स के एक्सपेंडिचर के सम को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसका मतलब कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। थैंक यू।